बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम नबील अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज कॉलेज। आज की इस वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 रिटन बाय जॉन मिल्टन का क्वेश्चन डिस्कस मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल ये डिस्कस करेंगे। जब ग्रैंड स्टाइल जो मिल्टन का है रिलेटिंग टू हिज एपिक पैराडाइज लॉस्ट डिस्कस करना है तो मिल्टन का जो ग्रैंड स्टाइल है उसके कपल ऑफ सेलिएंट फीचर्स होंगे और अकॉर्डिंग टू मिल्टन स्टाइल क्या था और वो जो सारे उसके होमेरिक सिमिलीज़ यानी कि एंशिएंट स्टाइल और उसका जो कंटेम्प्रेरीज थे उनका स्टाइल, उनके जो टूल्स उसने यूज़ किए उन सबको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है और उसके बाद उन सबको थॉरोली डिस्कस करेंगे हम। The style in Paradise Lost had to be grand because of the grandeur of theme, the sublimity of the moral, and the loftiness of the characters. अब grandeur, sublimity और loftiness ये सारे synonyms हैं, तो कितनी खूबसूरती के साथ ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में उसने इन्हें पुट अप किया हुआ है। तो इस तरह के सिनोनिम्स कोई एक वर्ड है जिसके 2-4 सिनोनिम्स आपको याद होने चाहिए, ये जो क्वेश्चन की ब्यूटी है इससे इन्हांस होती है। फॉर द पर्पज़ मिल्टन फॉलोड राइटर्स लाइक होमर, अरिस्टोटल एंड वर्जिल। जब रिलेटिंग टू स्टाइल मिल्टन ने ये डिफरेंट राइटर्स हैं जिन्होंने पहले भी ऑलरेडी एपिक्स लिखी हैं, उनके स्टाइल को फॉलो किया, ये हम क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। हिज वास्ट लर्निंग आल्सो हेल्प्ड हिम इन एग्जीक्यूटिंग सक्सेसफुली हिज ग्रेट एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मीन उसकी जो एपिक है। ही मेड यूज़ ऑफ सेवरल डायनामिक्स ऑफ लैंग्वेज, stylistic devices and poetic beauties like imagery, Latinized syntax and multi-shaded diction and allusions to import the desired aim. The result is a highly personal style known for its grandeur and elevation and artificiality too. ये सारी poetic beauties मिल्टन ने यूज़ की हैं जिससे उसके जो एपिक है उसके स्टाइल में एक किस्म का ग्रैंडर आ जाता है। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। द मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मिल्टन स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज़ अ रिच यूज़ ऑफ मल्टी शेडेड इमेजेस ड्रॉन फ्रॉम वेरियस एंशिएंट एंड कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। मल्टी शेडेड इमेजेस यूज़ किए हैं मिल्टन ने। मोस्ट ऑफ द इमेजेस आर ऑफ लाइट, darkness, large size and loud noise. In book 1, the images are meant to extract vision of Saturn and his companions and an imaginative yet pictorial picture of hell. उसके जो करैक्टर्स हैं, स्पेशली हेल का करैक्टर है, सैटर्न और उसके कंपेनियंस हैं, उनको उसने एक बड़ा ही वास्ट स्टेचर से उसने जो है वो एक्सप्लेन किया है, उसके इमेजेस दिए हैं। हेल है तो वो मोर देन बिग है, सैटर्न का करैक्टर है या उसके कंपेनियंस हैं तो वो भी मोर देन बिग हैं, जो कि रिक्वायरमेंट है एक एपिक की। द इमेज ऑफ डार्क डंजन सराउंडेड बाय अ वॉल डिस्क्राइब्स हेल। एक डार्क डंजन है कि अंडरग्राउंड कोई प्रिजन है तो वो हेल को डिस्क्राइब करती है। हेल इज़ लाइक वन ग्रेट फर्नेस फुल ऑफ फ्लेम्स। जिस तरह एक फर्नेस है उसमें फ्लेम्स होते हैं, आग जली होती है। बट द नोटेबल थिंग इज़ दैट फ्रॉम दोज फ्लेम्स नो लाइट बट ओनली डार्कनेस इज़ विजिबल। लेकिन नोटेबल चीज़ ये है कि वो जो डंजन है उसमें से, फर्नेस में से जो फ्लेम्स हैं फायर के, उनमें वो लाइट नहीं उनसे इमर्ज हो रही बल्कि डार्कनेस ही इमर्ज हो रही है। अगेन द इन्फर्नल पिट, इन्फर्नल मीन अकस्ट, इज़ लाइक अ फायरी डिल्यूज। अब इन्फर्नल पिट है वो क्या है? फायरी डिल्यूज है, जिस तरह फ्लड है आग का, विच कीप्स ऑन बर्निंग विद एन इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ सल्फ़र। उसको एक ना रुकने वाली जो सप्लाई है सल्फ़र की वो मिल रही है, जिससे वो जो आग है वो जल रही है और वो क्या बन गया? एक डिल्यूज, एक सैलाब सा बन गया। विच कीप्स ऑन बर्निंग। द रीजन ऑफ सॉरो इज़ अ प्लेस वेयर बोथ। अच्छा, रीजन ऑफ सॉरो क्या है? ये भी इमेजेस हैं, मल्टी शेडेड इमेजेस हैं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और है, यानी कि इनकी इम्प्लीकेशंस है सारी। सरफेस मीनिंग कुछ और है, डीपर मीनिंग कुछ और है। इसी तरह सैटर्न है या उसका जो जाइगेंटिक स्टेचर है उसका जो सरफेस मीनिंग और है,
उसकी इम्प्लीकेशन या डीपर मीनिंग्स कुछ और है। इस तरह हेल को कभी डंजन कहता है, कभी जो इन्फर्नल पिट कहा गया है, कभी उसे फायरी डिल्यूज कहा गया। तो ये सारी चीज़ें मोर देन वन मीनिंग्स इम्प्लाई कर रही हैं। द रीजन ऑफ सॉरो इज़ अ प्लेस वेयर बोथ लाइट एंड डार्कनेस कंसील वन अनदर। मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल इज़ ओवरवेलमिंगली मेटाफोरिकल। मिल्टन का जो डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल है, इधर उसने ये ओवरवेलमिंगली एक्सट्रीमली मेटाफोरिकल है कि इधर उसने मेटाफर यूज़ किया हुआ है। जिस तरह किसी इमेज को हम सिमिली और मेटाफर के तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जो हेल है इसके लिए उसने सिमिली नहीं यूज़ की बल्कि एक मेटाफर यूज़ किया है। सेवरल क्रिटिक्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्सक्योरिटी एंड इनकन्सिस्टेंसी क्रिटिसाइज हिम, बट द चार्ज इज़ नॉट होली ट्रू। वो जो चार्ज लगाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं मिल्टन को, वो क्या है? मिल्टन हैज़ मैनेज टू कैप्चर द पैराडॉक्सिकल एंड इल्यूजरी नेचर ऑफ हेल, कि उसने जो हेल की नेचर है वो इल्यूजरी या पैराडॉक्सिकल काइंड की बिल्कुल उल्ट दी हुई है। थ्रू ही सेड एंटीथेटिकल इमेजेस ऑफ लाइट एंड डार्क, कभी जो लाइट है और डार्कनेस है वो एक दूसरे को कंसील कर रही हैं रीजन ऑफ सॉरो में, और कभी कह रहा है जी उससे फायर निकल रही है, फायरी डिल्यूज है, और कभी कह रहा है जी, ये मिल्टन कह रहा है कि उससे जो फायर निकल रही है उसके जो फ्लेम्स हैं वो लाइट नहीं दे रहे, दोज फ्लेम्स जो हैं वो लाइट नहीं दे रहे, बट ओनली डार्कनेस उनसे विजिबल है। तो ये सारी चीज़ें पैराडॉक्सिकल हैं। लेकिन जो मिल्टन है वो इमेज ऑफ लाइट और डार्कनेस में जो इम्प्लीकेशन देना चाह रहा है, इम्प्लीकेशंस जो हैं वो मेन चीज़ें हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। जो सरफेस मीनिंग है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सरफेस मीनिंग जिस तरह दो चार चीज़ें पहले अभी मैंने बयान की हैं, वो सारी जो है सरफेस लेवल पे एक दूसरे को कंप्लाई नहीं करती। वो अगर सरफेस लेवल पे सिर्फ पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। जिस तरह ये कपल ऑफ सेंटेंसेस हैं कि सेवरल क्रिटिक्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्सक्योरिटी एंड इनकंसिस्टेंसी क्रिटिसाइजिंग जॉन मिल्टन। तो अगर सिर्फ सर्विस लेवल पे पढ़ेंगे तो फिर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे उसे कि ऑब्सक्योरिटी और इनकंसिस्टेंसी हो रही है। लेकिन अगर डीपर लेवल पे उसे उसकी इम्प्लीकेशंस को समझेंगे, उसका पर्पस समझेंगे, तो फिर हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। द इमेज ऑफ लार्ज साइज एंड लाउड नॉइज आर मोस्टली फंक्शनल एंड डेकोरेटिव टू। In this regard, Milton has taken the help of Homeric and long-tailed similes. अब जो मिल्टन है वो लार्ज साइज़ को, या जब साइज़ काफ़ी लार्ज है सैटन का या दूसरे करैक्टर्स हैं, और जो शूटिंग प्लेस है जहाँ पे ये सारा उसने ये कैनवस है एपिक आप कह लें, हेल है, अर्थ है, हेवन है, तो सारी चीज़ें बड़ी जाइगेंटिक है। तो इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए उसने सिंपल सिमिलीज़ या सिंपल इमेजेस नहीं यूज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम पढ़ेंगे सैटर्न का करैक्टर, तो कपल ऑफ लाइंस छोड़ के दो चार लाइंस नीचे उसने सैटर्न के करैक्टर को जब एक्सप्लेन किया है सिमिलीज़ के ज़रिए, तो वो सिर्फ एक या दो लाइंस या एक दो सेंटेंसेस या वर्सेस में नहीं उसने एक्सप्लेन किया, बल्कि पूरे के पूरा एक स्टैंजा उसने यूज़ किए हैं या मोर देन वन स्टैंजाज उसने यूज़ किए हैं। तो इनको कहते हैं होमेरिक और लॉन्ग टेल सिमिली। ये होमर ने पहले यूज़ की थी सिमिलीज इस तरह की, तो इसको होमेरिक सिमिलीज कहते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबी होती हैं लॉन्ग टेल, इसलिए इनको लॉन्ग टेल भी कहते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपने सैटर्न का करैक्टर पहले पढ़ना, जहाँ पे सैटर्न का करैक्टर एक्सप्लेन किया गया, तो वहाँ पे आपको समझ लग जाएगी इन्हें लॉन्ग टेल्ड क्यों कहते हैं। He juxtaposes a cluster of images implying either gigantic stature or innumerable numbers on thundering noise. For example, Saturn is presented as huge as Leviathan. अब juxtapose किसको किया? उसने Saturn को किया है और Leviathan को किया है. His largeness suggests the largeness of his evil. अब जो सैटर्न है उसकी लार्जनेस जो है वो किसको सुजेस्ट कर रही है? लार्जनेस ऑफ ईवल को। अब ये चीज़ें जो इनकन्सिस्टेंसी और ऑब्सक्योरिटी है अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, वो सारी इधर रिवील होगी। बिसाइड्स ही इज़ अ डिसेप्टिव एंड अ डिस्ट्रक्टिव फॉर मैनकाइंड एज वेल एज द ह्यूजेस्ट सी क्रीचर्स फॉर द शिप्स। जिस तरह से लेविएथन जो शिप्स हैं
उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है, इसी तरह वो ह्यूमैनिटी के लिए भी है। द कंपैरिजन इज टीम विद मॉरल इम्प्लीकेशन, इधर मॉरल इम्प्लीकेशंस है, इसलिए हमें लगता है कि ये पैराडॉक्सिकल काइंड ऑफ थिंग्स हैं। Similarly, the Homeric similes relating fallen angels to autumnal leaves and locusts carry moral undertones। अब इधर भी moral implications हैं। क्या है? autumnal leaves हैं, जिस तरह गिरते हैं, ख़ज़ां में पत्ते गिरते हैं, locust टिड्डियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। The comparisons are designed to show at the surface level the countless number of fallen angels। जिस तरह autumnal leaves गिरते हैं, इस तरह fallen angels कौन से हैं? द कंपेनियंस ऑफ द डेवल सैटन वाइल देयर स्पिरिचुअल डिके एंड डेथ एट द डीपर लेवल। वो गिर गए, इट मीन्स कि जिस तरह ऑटोनल लीव्स गिरे हैं तो उनका वो दरख्त से जुदा हो गए हैं, इसी तरह जो फॉलन एंजल्स हैं वो अपनी जो स्पिरिचुअल पावर थी गॉड उनसे अलहदा हो गए हैं, उनका डिके और डेथ हुआ है। इन द लाइक मैनर द इमेज ऑफ मून, स्पीयर, टाइटन एंड बी सर्व द सेम पर्पस। मिल्टन इमेजेस are very evocative as the reader visualizes the picture through his mind's eyes। ये बड़े evocative है mind's eye से, अगर बंदा देखे, रीडर देखे तो जो लोकस्ट हैं, ये लीव्स हैं, ऑटोनल लीव्स हैं, इनकी मॉरल इम्प्लीकेशंस हैं, और सारी लॉन्ग टेल ये होमेरिक सिमिलीज के अंडर आएगा। Another essential feature of Milton's grand style is his use of Latinized syntax and Latinized diction। अब ये क्या चीज़ें हैं? Most of the time he observes the common English sentence structure of subject, verb and object। SVO जो common English structure है वो observe होता है Paradise Lost में। But at the same time, to make his style grand, he introduces a different order of sentence structure drawn from Latin grammar। Latin grammar से वो एक और sentence structure जो है वो import करता है मिल्टन, वो यूज़ करता है, उसे कहते हैं Latinized सेंटेक्स एंड डिक्शन। अच्छा, लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें सेंटेक्स मीन्स कोई सेंटेंस है और डिक्शन मीन वर्डिंग है। जो मिल्टन है इसने लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन ग्रामर से सेंटेंस स्ट्रक्चर इंपोर्ट किया। कॉमन इंग्लिश जो है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है SVO, लेकिन इसका क्या है OSV। लैटिनाइज का है OSV, और डिक्शन मीन के इनडायरेक्ट रेफरेंस है। जब भी कोई एक फ्रेज़ आएगी तो उस फ्रेज़ में डीप डाउन डिग करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा इसका मीनिंग क्या है। The verses describe Saturn's fall from heaven into hell are Latinized in syntax and diction। अब हिम द अलमाइटी पावर, हिम क्या है? ये ऑब्जेक्ट है और ये स्टार्ट में आ गया है, तो ये क्या होगा? ये लैटिनाइज्ड सिंटैक्स है, हिम द अलमाइटी पावर। इस तरह लाइन नंबर 127 अगर हम देखें तो उधर भी सेंटेंस जो है वो हिम से स्टार्ट होता है, तो वहाँ भी लैटिनाइज्ड सिंटैक्स यूज़ हुआ है। इसके अलावा अलमाइटी पावर देखिए, अलमाइटी पावर इज़ रेफरिंग टू द गॉड, तो ये क्या है? लैटिनाइज्ड डिक्शन। इसके अलावा कपल ऑफ अदर एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइन 70 पे है इटर्नल जस्टिस का वर्ड यूज़ हुआ है, फ्रेज़ यूज़ हुई है। लाइन नंबर 95 में पोटेंट विक्टर, लाइन नंबर 131 में हेवंस परपीचुअल किंग, लाइन नंबर 241 में सुपरनल पावर। तो ये कपल ऑफ एग्जांपल्स थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की, इसके अलावा भी काफ़ी मौजूद हैं। तो ये लैटिनाइज्ड डिक्शन की एग्जांपल थी, क्योंकि ये सारे जो फ्रेजेस यूज़ हुई हैं सारी गॉड को रेफ़र करती हैं। तो इधर मिल्टन ने डायरेक्ट गॉड का नाम नहीं लिया या गॉड का वर्ड यूज़ नहीं किया, बल्कि गॉड की जो पावर्स थी उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो उससे इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलता है गॉड का। ये स्टैंजा। इसके अलावा देखें हर्ल्ड हेडलॉन्ग, जो हर्ल्ड हेडलॉन्ग है ये भी एक किस्म का आप कह लें पोइटिक डिवाइस है फॉर एलिट्रेशन, इसे हम कहते हैं कि जब कॉन्सोनेंट साउंड्स मिलती हैं हर वर्ड में एक एक, जिस तरह हर्ल्ड, हेड, लॉन्ग, तो ये कॉन्सोनेंट लेटर्स की जो साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ये आएंगे तो इसे कहते हैं एलिट्रेशन। इस तरह की और एग्जांपल्स भी मौजूद है। ये पोइटिक डिवाइसेस हैं
छोटे लेवल पे एंड पे इन सबको डिस्कस भी किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये सामने आया तो मैंने कहा आपको बता दूँ। ये चीज़ें भी पोएटिक डिवाइसेस जो हैं, ये भी पोएटिक ब्यूटीज़ भी यूज़ हुई हैं। इसके अलावा लॉन्ग वावल्स और शॉर्ट वावल्स भी यूज़ हुए हैं। जो नेटिव इंग्लिश हैं, अगर उनके एक्सेंट में पढ़ें तो इससे जो इसकी ब्यूटी है वो इन्हांस होती है। फॉर एग्जांपल हिम द अलमाइटी पावर, तो हिम शॉर्ट वावल साउंड है, अलमाइटी पावर ये लॉन्ग वावल साउंड है। हर्ल्ड हेडलॉन्ग फ्लेमिंग फ्रॉम द एथीरियल स्काई। इस तरह से लॉन्ग वावल साउंड्स और शॉर्ट वावल साउंड्स का जो डिफरेंस है ये क्रिएट करें तो एक किस्म की म्यूज़िकलिटी भी पैदा होती है जो कि इसके स्टाइल को इन्हांस करती है। द अबव वर्सेस डू नॉट फॉर्म कॉमन इंग्लिश पैटर्न ऑफ सेंटेंस बिकॉज ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, जो अभी आपको मैंने बताया। This deliberate violation is committed to produce the effect of sublimity and loftiness. Similarly, the word omnipotent is Latinized in diction. अब omnipotent भी Latinized diction में ये Though Milton has been criticized for the above inversion, yet one thing is clear, that he successfully made his style lofty to meet the demand of sublime theme and grave message। चूँकि उसका थीम sublime था, मैसेज ग्रेव था और अबव ऑल वो एपिक लिख रहा था, तो एपिक की डिमांड ही समथिंग लॉफ्टी है। मिल्टन स्टाइल इज़ फेमस फॉर इट्स एल्यूसिवनेस एंड सुजेस्टिवनेस। एल्यूड करता है, इसका जो स्टाइल है सुजेस्ट करता है समथिंग बिहाइंड द कर्टन्स या समथिंग डीपर जो है वो सुजेस्ट करता है हमें। पैराडाइज लॉस्ट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ ग्रेट लर्निंग। मिल्टन फ्रीक्वेंटली साइट्स फ्रॉम मैथोलॉजी। अच्छा, मिल्टन चूँकि एपिक है तो उसने कोई एक दो एस्पेक्ट्स नहीं रखे उसके स्टोर हाउस के, लेकिन एपिक के उसने क्या किया, डिफरेंट स्टोर हाउसेस हैं, डिफरेंट जो वॉक्स ऑफ लाइफ हैं उनमें से उसने एग्जांपल्स दिए। फॉर एग्जांपल मैथोलॉजी, लेजेंड, हिस्ट्री, रोमांस, लिटरेचर, जियोग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस एंड रिलीजन। For example, Milton's comprehensive scholarship finds expression in the passage which compares the host of fallen angels to various assemblages of heroic legends. Milton here mentions the war of God. अब जो fallen angels जो हैं उनका जो fall है उससे उसको heroic legends जो हैं उनसे कंपेयर करता है। War of Gods and the Giants, the Siege of Troy and Thebes, the battles of kings, King Arthur and the Crusades. Of course, one cannot help observing that such vast comprehensiveness goes beyond the requirement of mere illustration. Nevertheless, an impression of grandeur and elevation is effectively created. तो उसने जो फॉलन एंजल्स है, ये फॉल ऑफ सैटर्न है, उसको इन सारी चीज़ों से एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है। मिल्टन हैज़ बिन ब्लेस्ड विद द टाइटल ऑफ गॉड गिफ्टेड ऑर्गन ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, ये क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्कस मिल्टन एज गॉड गिफ्टेड ऑर्गन ऑफ इंग्लैंड। तो मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन ऑफ इंग्लैंड कहा गया, तो इसमें भी उसका जो स्टाइल है वो सारा आएगा कि उसने किस तरह से सारी चीज़ों को, जो थीम है ये एपिक की जो सुब्लिमिटी है उसको स्टाइल के ज़रिए किस तरह लोगों के सामने रखा है, रीडर के सामने रखा है। द सोनोरस क्वालिटी ऑफ मिल्टन स्टाइल इज़ जस्ट रिमार्केबल। जो मैंने आपको लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल्स का बताया था, लिटरेशंस, ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो ये क्या है, एक किस्म की म्यूज़िकलिटी पैदा होगी। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्ड्स बट आल्सो ऑफ रिदम्स एंड वेरिएशंस इन सशोरा। सशोरा कहते हैं पाज इन द लाइन्स ऑफ पोइम्स विच आर डिवाइड ऑफ रिदम्स। कुछ ऐसी, जिस तरह ब्लैंक वर्स है तो लाजमी नहीं है कि राइमिंग और वर्सिफिकेशन इसके अंदर हो, तो जब राइमिंग और जिन वर्सेस में राइमिंग और वर्सिफिकेशन नहीं होती उन वर्सेस के अंदर जो पॉजेज लिए जाती हैं उन्हें कहते हैं सशोरा। पंक्चुएशन मार्क्स
exercise of long and short vowel sounds, use of proper names, and the alliteration of consonants. Milton produces an exquisite sound effect in lines. इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं तो इससे एक किस्म का एक्सक्विजिट साउंड इफेक्ट पैदा होता है, सोनोरस क्वालिटी पैदा होती है. नेवरदलेस द ओवरऑल टून ऑफ मिल्टन स्टाइल इज डेक्लेमेटरी एंड रेट्रिकल. अच्छा, ये जो बाकी लाइन्स है क्वेश्चन में एक्सप्लेन की गई, ये सारी हैं जो मिल्टन का क्रिटिसाइज़ है. ये सारी मिल्टन के जो स्टाइल है उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं. तो अगर क्रिटिसाइज़ का क्वेश्चन ना आए तो बेटर है कि आप इन सारी चीज़ों को जो लिखा हुआ है इनको ना लिखें, क्योंकि बाकी हमारे 7 to 8 जो फीचर्स हैं वो सारे एक्सप्लेन हो गए हैं, तो इसी में आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.